हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो का एक नया चैप्टर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। और इससे पहले हम ऑलरेडी 10 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आप रिवाइज करना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो बात करते हैं अब हमारे आज वाले चैप्टर की, यानी कि थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब देखो, इससे मिलता जुलता एक चैप्टर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। हमने आई गेस 5th या 6th चैप्टर था थ्योरी ऑफ डिमांड, वो पढ़ा था। वो किससे रिलेटेड था? वो कंज्यूमर से रिलेटेड था। देखो, हमने स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तब हमने पढ़ा था कि माइक्रो के 3 वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर और थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर को हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर को हम थ्योरी ऑफ सप्लाई कहते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और थ्योरी ऑफ प्राइस को हम थ्योरी ऑफ प्राइस ही कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड या फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। देखो, डिमांड वाले चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक डिमांड के बारे में। डिमांड पढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड का कर्व, फिर उसका स्लोप, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड कर्व में क्या क्या शिफ्ट्स आते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या रहेगा, एक वर्ड का। डिमांड की जगह सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, उसका स्लोप क्या है, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और क्या कहते हैं आपका सप्लाई स्केड्यूल क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप साथ साथ ना पिछले डिमांड वाले चैप्टर से भी इसको कंपेयर करते चलो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस होंगे दोनों ही चैप्टर्स में बस। ठीक है, तो आपको वो वाला चैप्टर भी रिकॉल होता रहेगा और साथ साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा था, वगैरह वगैरह। तो आप दोनों चीज़ें थोड़ा दिमाग में, मतलब डिमांड वाला चैप्टर पूरा दिमाग में रख करके चलो, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई की। आज वाले वीडियो में हमने बस मतलब अब स्टार्ट ही कर रहे हैं चैप्टर, तो हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे। इसमें हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और एक और टर्म होता है स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक के बीच के डिफरेंसेस हम जानेंगे, थोड़े से क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। और साथ ही साथ हम स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर थोड़ा सा और टाइम बचा तो हम सप्लाई कर्व के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई से। सप्लाई ऑफ कोर्स सबको समझ आ रहा है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। जब डिमांड कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की, तो सप्लाई कौन करेगा? ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर बना रहा है तो वही बेचेगा, सेल करेगा, उसकी सप्लाई हो जाएगी। तो सप्लाई होता क्या है? अगर हम किसी प्रोड्यूसर से पूछें कि आप अपना ये जो प्रोडक्ट बनाया है आपने, लेटस से ये आपने मार्कर बनाया है, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने मार्कर की, मेरी फर्म है, मैं मार्कर बनाती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ। मुझसे कोई आके पूछे कि मैं इसकी कितनी क्वांटिटीज़ बेचना चाहूँगी, तो मैं क्या कहूँगी, कितनी क्वांटिटीज़ बेचूँगी? तो मैं ये बोलूँगी कि ये तो प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर ये मार्कर की प्राइस, अभी मार्केट प्राइस की बात करते हैं, हमने ये पढ़ ही लिया है कि प्राइस खुद से डिटरमाइन नहीं होता। कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, मतलब अपने आप से हम नहीं बता सकते। तो अगर इस मार्कर का प्राइस मार्केट में मान लो 10 रुपये है, तो मैं कह दूँगी ठीक है, मैं 50 मार्कर्स बेच दूँगी। पर अगर कल को या फिर कुछ टाइम बाद इस मार्कर का प्राइस 10 से 20 रुपये हो जाए, तो क्या तभी भी मैं 50 मार्कर्स ही बेचूंगी? नहीं, तब मैं और ज़्यादा बेचना चाहूँगी, जिससे कि मुझे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो एक प्रोड्यूसर के लिए कितनी वो क्वांटिटीज़ बेचेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उस कमोडिटी के प्राइस पे जो वो बेचना चाह रहा है। अगर प्राइस कम होगा तो ऑफ कोर्स वो कम बेचेगा, और अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो वो कहेगा भाई मैं ज़्यादा बेचूं, जिससे कि क्या हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पर। तो सप्लाई हमको क्या बताती है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स
टू अ स्केड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, जो प्रोड्यूसर्स बेचना चाह रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट दैट टाइम। मतलब अब इसको हम ना सिंप्लीफाइड वे में समझ लेते हैं। मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने क्या बोला, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने सोचा कि मार्केट प्राइस है अभी ₹10, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। तो मैं कितनी क्वांटिटीज़ बेचूँगी, अभी मैंने क्या बताया, मैं बेच रही हूँ 55, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद प्राइस बढ़ के क्या हो गया, ₹25। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं इसकी कितनी क्वांटिटीज़ बेचना चाह रही हूँ, लेट अस सपोज 78। फिर क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस हो गया आपका ₹14। तो अब क्या करूँगी मैं, क्या 25 रुपये में, जब मैं एक मतलब मार्कर जब 25 रुपये का था तब मैं 78 मार्कर्स बेच देती थी। अब जब वो 14 रुपये का है, कम हो गया प्राइस, तो मैं क्या करूँगी, अभी भी उतने बेचूँगी नहीं। मैं क्यों सोचूँगी कि मेरा घाटा हो, मैं ये सोचूँगी अभी थोड़े कम बेच लेती हूँ, बाद में क्या पता और बढ़े तो ज़्यादा बेच दूँगी। तो इसीलिए मैं अब क्या करूँगी, कम कर दूँगी क्वान्टिटी, ठीक है। तो अब मैं किस पर आ जाऊँगी, मान लो 66। तो इस तरीके से वर्क करता है ये जो मतलब चीज़ें है सप्लाई की। तो सप्लाई हमें क्या बताता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ स्केड्यूल, ये काइंड ऑफ स्केड्यूल है, एक टेबल है जो क्या शो कर रही है, वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। ये जो वेरियस क्वांटिटीज़ हैं कमोडिटी की, ये शो कर रहा है दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, जो कि प्रोड्यूसर यानी कि मैं बेचना चाह रही हूँ एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं उन पर एट दैट टाइम। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन, आप एक टेबल बना लो दिमाग में, बस उसको लिखते जाना है। क्या है, एक बार और बोलो, सप्लाई रेफर्स टू अ स्केड्यूल और अ टेबल दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मुझे भी याद होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो आपने बस इतना सा याद रखना है, क्या करना है, एक टेबल दिमाग में बना लो, उससे सारी चीज़ें याद रहेंगी। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है। मतलब एक ये भी पॉइंट आपने पकड़ा होगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर ज़्यादा अमाउंट सेल करेगा, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो वो कम सेल करना चाहेगा, जिससे कि उसको घाटा ना हो, उसको हमेशा फ़ायदा हो, राइट। अब एक टर्म आता है स्टॉक। स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है, अक्सर लोग सप्लाई और स्टॉक ये दोनों ही टर्म्स को सिमिलर मानते हैं, ठीक है। सप्लाई और स्टॉक को सिमिलर मानते हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर, टोटली डिफरेंट मतलब एक वो है आपका कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैं एक प्रोड्यूसर हूँ अगेन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारा गेहूँ है, मैं गेहूँ प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक। अब मैंने कितना गेहूँ प्रोड्यूस किया है, ये हो गया 500 टन्स, ठीक है। 500 टन का मैंने गेहूँ प्रोड्यूस कर रखा है। अब ये जो पूरा गेहूँ है ना, मेरे पास जितना भी गेहूँ अवेलेबल है, यानी कि ये पूरा 500, ये पूरा क्या कहलाएगा, मेरा स्टॉक कहलाएगा। ये पूरा मेरा स्टॉक कहलाएगा। अब क्या मैं पूरा 500 का 500 बेचने के लिए तैयार हूँ अभी? कितना 500 में बेच सकती हूँ? नहीं या हाँ? इसका आंसर किस पे डिपेंड करता है? अब भी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर। अगर प्राइस अभी गेहूं का कितना है, मान लो कितना कह सकते हैं हम, 100 रुपये टन, ठीक है। 100 रुपये पर टन, एक टन 100 रुपये का है। तो अभी मैं कितना बेचना चाहती हूँ, मान लो मैं बेचना चाहती हूँ सिर्फ 500 में से 200 टन बेचना चाहती हूँ, ठीक है। 500 में से सिर्फ 200 टन बेचना चाहती हूँ। अब जैसे ही प्राइस क्या हुआ, पहले 100 रुपये पर टन था, अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस बढ़ के हो गया आपका 100 की जगह 150 टन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये 200 टन नहीं बेचूँगी मैं, हाँ ये हो गया, पहले 100 रुपये टन था पर टन, अब क्या हो गया 500 रुपये पर टन हो गया। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो सिर्फ मैं 200 ही बेच रही थी, अब मैं और ज़्यादा बेचूँगी। प्राइस बढ़ गया तो मैं सोचूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिक्री हो जाए, मेरा गेहूँ बिक जाए और मुझे पैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अब 200 की जगह मैं क्या करूँगी, मान लेते हैं 350 टन बेच दूँगी। तो ये क्या चीज़ें हुई,
ये तो मेरे पास सारा अवेलेबल स्टॉक था, अवेलेबल जो भी सामान था उसे हम स्टॉक कहते हैं, मतलब जितना भी सारा आपने प्रोड्यूस कर रखा है उसमें से आप जितना अभी बेचने के लिए रेडी हो, पहले मैं इतना ही बेचने के लिए रेडी थी, फिर दूसरी बार में मैं इतना बेचने के लिए रेडी थी। और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये तो प्राइस पे डिपेंड करती हैं। तो जितना मैं बेचने के लिए रेडी होती हूँ वो हमारा होता है सप्लाई। तो अब आपको ये चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो सारी आपका अमाउंट या फिर सारी क्वांटिटी है उस कमोडिटी की जो आपके पास अवेलेबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास 500 अवेलेबल था, मैंने 500 स्टॉक हो गया, उसमें से मैं जितना जितना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचने के लिए रेडी हूँ, वो सप्लाई हो जाएगी मेरे उस कमोडिटी की, ठीक। तो स्टॉक और सप्लाई में ये डिफरेंस होता है। साथ साथ एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये भी है, ये जो स्टॉक है ना, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका एक्सपेक्टेड डिमांड से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिमांड। पर इसी जगह अगर मैं बात करूँ, ये जो सप्लाई है आपका, सप्लाई किससे रिलेटेड होता है, प्राइस से। अब ये कैसे समझ आएगा, देखो सप्लाई प्राइस से ही रिलेटेड है। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्राइस पे डिपेंड करेगा। जब प्राइस 100 रुपये टन था तो मैं 200 बेच रही थी, जब प्राइस बढ़ गया तो मैं ज़्यादा बेच रही थी। तो ये तो प्राइस पे ही डिपेंड करता है, प्राइस से रिलेटेड है। पर जो स्टॉक है ना, वो हमेशा एक्सपेक्टेड डिमांड से रिलेटेड है। मैं स्टॉक कितना रखना चाहती हूँ, मतलब मैं कितना प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। अगर मैं देख रही हूँ कि इस गेहूँ की, जो मैं गेहूँ बेच रही हूँ, अगर उसकी डिमांड अभी ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, स्टॉक कम रखूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगी क्योंकि डिमांड अभी ज़्यादा है तो ज़्यादा बिक जाएगा। पर मैं सोच रही हूँ कि डिमांड आगे चल के आगे जाके ज़्यादा हो सकती है, तो मैं क्या करूँगी, अभी कम बेचूँगी, आगे के लिए बचा के रखूँगी। तो एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है, आगे जा कर के क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड होता है आपका स्टॉक। अगर आप जैसे होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बीच में शॉप्स वगैरह बंद हो जाती थी, तो आप क्या करते थे, एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से अपने घर में स्टॉक रखते थे कि भाई ये चीज़ है, कोई बेसिक नेसेसिटी है, मान लो दाल चावल रोटी वगैरह वगैरह, तो आपको पता है इसकी एक्सपेक्टेड डिमांड आगे जाके बढ़ जाएगी, तो आप घर में स्टॉक करके रखते थे, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो स्टॉक किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड, वेयरएज प्राइस से रिलेटेड है आपका सप्लाई। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अब स्टॉक क्या होता है, और हमने साथ ही साथ सप्लाई के बारे में पढ़ ही लिया है। तो ये दो चीज़ें हमारे अच्छे से ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, स्टॉक और ये आपका सप्लाई। अब एक और पॉइंट आता है, एक और कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे हमने डिमांड के साथ क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था, इसी तरह सप्लाई के साथ हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोबारा से मैं बना देती हूँ, पहले 10 रुपये प्राइस था, फिर मान लो कितना हो गया, 15 हो गया, फिर 7 रह गया, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्या कहते हैं क्वांटिटी है, वो पहले आप कितनी बेच रहे थे, जब 10 रुपये पर क्वांटिटी थी तो आप 50 बेच रहे थे, जब बढ़ गया प्राइस तो अब आप ज़्यादा बेचोगे, यानी कि 70 बेच रहे थे, और जैसे ही कम हुआ तो आपने क्या किया, और कम कर दी, ठीक है। ये आपका एक क्या हो गया, सप्लाई का स्केड्यूल, ठीक है। अब ये जो सप्लाई का स्केड्यूल है, ये क्या है, फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ अलग अलग प्राइसेस पर कितनी बेच रहे हैं हम, अलग अलग क्वांटिटीज़ अलग अलग प्राइसेस पर एक प्रोड्यूसर कितनी बेचने को रेडी है, ये तो हो गया आपका सप्लाई। बट इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कितनी क्वांटिटी बिक रही है, एक स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं ना, कि अगर जब 15 रुपये था प्राइस तो इतनी बिकी, अलग अलग की बात करें हम पूरे सब की मिला के कि अलग अलग इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, तब तो वो सप्लाई हो जाएगा। पर एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी बेचने को तैयार है प्रोड्यूसर, उसकी बात करें, एक स्पेसिफिक, एक ही प्राइस पे एक क्वांटिटी, तो वो हो जाएगा आपका क्या, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ऐसे ही हमने डिमांड में भी पढ़ा था, आपको याद हो तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द क्वांटिटी
क्वांटिटी नहीं, इसमें आप लिख दो स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इट इज़ द स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है ऑफ दैट गुड या फिर ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसका बीच का डिफरेंस है? सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड। ये दो टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे से आई होप आपको समझ आ गया होगा। पूरे की बात हम करते हैं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी कितनी बिक रही हैं, तो वो होगा सप्लाई। पर एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिक रही है वो हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। ये हो गई बात सप्लाई की और क्वांटिटी सप्लाइड की। अब एक नया टर्म आता है, नया टॉपिक हमारा आता है सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल। अब देखो सप्लाई स्केड्यूल क्या है। ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है ना, ये कुछ नहीं है, सप्लाई स्केड्यूल ही है। सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? ये एक टेबल है जो शो करता है वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब ये जो भी पूरी टेबल है इसी को हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, इसकी यही डेफिनेशन है कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। ये एक टेबल है, ये एक स्केड्यूल है जो शो करता है अलग अलग अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी जो कि प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी है। प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। ये हो जाएगा हमारा सप्लाई स्केड्यूल। अब जब हम सप्लाई स्केड्यूल की बात करते हैं उसमें भी हमारे दो तरह के सप्लाई स्केड्यूल्स होते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, एक होता है हमारा मार्केट, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक डिमांड नहीं, सप्लाई स्केड्यूल। एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और एक मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो दो तरह के हमको सप्लाई स्केड्यूल्स बने हैं, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं? इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एक इंडिविजुअल फर्म की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करता है कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर का, सिर्फ एक फर्म का या फिर सिर्फ एक मार्केट का सप्लाई स्केड्यूल क्या है। पर जब हम बहुत सारे फर्म्स की, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, सबको मिला देते हैं तो वो एक मार्केट बन जाता है। तो बहुत सारे फर्म्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मिला करके जो सबका सप्लाई स्केड्यूल होता है वो कहलाता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इनका डेफिनेशन बहुत ही बेसिक सी है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल आप कह सकते हो कि इट इज़ अ स्केड्यूल of an individual producer of an individual firm that shows the different quantities of that commodity that particular firm is ready to sell at different prices of that commodity। ठीक है, इसी तरह मार्केट की भी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो एज इट इज़, क्या कि इट इज़ द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ अ मार्केट in which various quantities of a commodity आर गिवन और जो कि वो प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी है एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो आप डेफिनेशन अपने आप से लिख सकते हो, बस इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। इसकी डेफिनेशन वही है जो ऊपर लिखी है, कुछ अलग नहीं है। इसी में आपको हेर फेर करना है कि यहाँ पे रिफर्स टू ए स्केड्यूल ऑफ अ प्रोड्यूसर, अ सिंगल प्रोड्यूसर, अ फर्म कर दोगे तो इंडिविजुअल की हो जाएगी, या फिर अ स्केड्यूल ऑफ अ मार्केट कर दोगे तो वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की हो जाएगी। तो डेफिनेशन की चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की। तो देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, ये तो वही हो गया सेम, ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, यानी कि जो प्राइस पे, इस प्राइस पे एक फर्म का या फिर एक प्रोड्यूसर का क्या क्या क्वांटिटीज़ वो बेचने के लिए रेडी है, वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, है ना। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की, वो क्या होगा, देखो उसमें क्या है, प्राइस गिवन है एज इट इज़, यही ले लेते हैं हम 10, 15 और 7।
पर यहाँ पे क्या है, क्यू सिर्फ इसलिए एक ही क्यू दिया हुआ है क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर या फिर एक फर्म की बात कर रहे हैं। पर मार्केट में क्या है, अभी मैंने बताया एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, एक से ज़्यादा फर्म्स हैं, तो यानी कि बहुत सारी होंगी। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे 1000 तो नहीं लेंगे Q1 Q2 Q3 करके, हम 2 या 3 ले लेते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। Q1 और ये Q2 और ये हो गया आपका Q3, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, इस प्राइस पे जो Q1 फर्म है वो आपकी कितनी क्वांटिटीज़ बेच रही है, मान लो इतनी इतनी ही बेच रही है, 50, 70 और ये 63। पर Q2 अलग फर्म है तो वो अलग बेच सकती है, सेम भी बेच सकती है पर अलग बेच सकती है, तो हम अलग ले लेते हैं। इसी प्राइस पर ये 45 बेच रही है, ये इस पे 48 बेच रही है और इस पे 57 बेच रही है, ठीक है। सेम Q3 भी अलग बेचेगी, ये 10 रुपये पे, मतलब एक जब कमोडिटी की प्राइस, एक यूनिट की प्राइस जब 10 रुपये है तो वो कितनी यूनिट्स बेच रही है, 36 बेच रही है, 15 में वो 47 बेच रही है, और यहाँ 7 जब प्राइस हो गया तो उसने और कम कर दिया। अच्छा यहाँ भी कम करना था हमको, सॉरी यहाँ भी हमको कम करना था, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 39, हाँ अब यहाँ पे वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं 42। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि ऐसे ऐसे आप कुछ भी रैंडम ले लो, स्केड्यूल बना लो, कुछ भी, बस ये याद रखना है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है तो उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा। जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम बेचेगा, कम रुपए में कम बेचेगा, जिससे कि उसको बाद के लिए वो बचा के रखे, बाद में प्राइस ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा बेच दे, तो जिससे उसको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे अगर हम सप्लाई की बात करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में, तो सप्लाई क्या हुई, सप्लाई वही होगी जो जितनी क्वांटिटीज़ बेची हैं उसने, ठीक है, जो जितनी क्वांटिटीज़ बेची वही सप्लाई कहलाएगी, मतलब 50, 70, 63, ठीक है। 10 रुपये पे 50 यूनिट सप्लाई करी, 15 रुपये पर यूनिट पे 70 यूनिट सप्लाई करी, और ऐसे ही 7 रुपये पर यूनिट पर 63 यूनिट सप्लाई हो गई। पर यहाँ पे हम कैसे सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम इन तीनों का सम कर देंगे, ठीक है, किन तीनों का, जो जो अलग अलग फर्म्स बेच रही हैं, तो हमको टोटल सप्लाई मिल करके आ जाएगी कि पूरे मार्केट की सप्लाई कितनी है। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, ये मान लो 3 फर्म्स हैं अभी, तो तीनों मिल करके तीनों की सप्लाई कितनी हो रही है, तो तीनों को ऐड कर देना है। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 11, 1 4 5 9, ठीक है, ये 91 हो गया यहाँ पे, नो सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, 5 करीब 1, 9 और 7 16, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, 5 6 7 8 और 6 14। ये हो गई क्या, अलग अलग फर्म्स की मिला के टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है। ये तो अलग अलग फर्म्स की सप्लाई है, और ये टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हो रही है हम सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई एक समेशन है, एक एडिशन है इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई का, इंडिविजुअल फर्म्स की सप्लाई का एक समेशन है मार्केट सप्लाई, और उसी का ही जब हम टेबल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं उसी को हम मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, और ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी हैं। अब यहाँ से देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जो आपने याद रखना है, जो हम हमेशा याद रखेंगे। जैसे हमने डिमांड वाली थ्योरी पढ़ी थी ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी डिमांड जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड कम हो जाएगी। एज अ कंज्यूमर जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आप कम चीज़ें खरीदोगे, और जैसे प्राइस कम हुआ भाई सेल लग गई तो आपने तो भाई अपने घर में अलमारी नई बनवा ली कपड़े खरीदने के लिए, इतनी आपने खरीदारी कर ली, डिमांड बढ़ा दी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो नेगेटिव रिलेशन था, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी। यहाँ पे क्या होता है, देयर एग्जिस्ट्स a positive relationship between supply
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये इस पूरे चैप्टर का बेसिक एक निचोड़ है, मतलब एक क्रक्स है जो आपको याद रखना है। क्या कि यहाँ पे क्या होगा, एक कमोडिटी की प्राइस में और उसके सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे देखो आप कि जब जब प्राइस इतना था 10 तो 50 हुई, मतलब बेच दी उसने क्वांटिटीज़। जैसे ही प्राइस बढ़ा, प्राइस जैसे ही आपका बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई। क्या 50 से उसने 30 नहीं कर दी, 49 भी नहीं करी, उसने क्वांटिटीज़ बढ़ा दी, यानी कि क्वांटिटीज़ भी बढ़ गई। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, 10 थी तो 50 बेच रहा था, जैसे ही 15 हुई तो 70। ये 10 थी तो ये 36 बेच रहा था, जैसे ही 15 हुई तो 47। और जब कम हो गई, जैसे ही प्राइस देखो कम हुआ, 15 से 7 हो गया, तो इसकी क्वांटिटी भी 70 से 63 हो गई, यानी कि क्वांटिटी भी कम हो गई। तो ये बात समझ में आती है ना। इनके बीच में, यानी कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक से वो कैसे डिफ़र करता है, साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, और सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, और साथ ही साथ जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये वाला पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला, ये भी हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, जिसमें हम सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, और शायद शिफ्ट्स भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है 2, 3, 4 वीडियोज़ में ही कवर हो पाए। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और मैं बड़े बड़े वीडियोज़ बनाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जिससे कि ईजिली कोई भी अपना टॉपिक जो उसे पढ़ना है वो पढ़ ले। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।